बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली। आज आप लोगों को जनाब पढ़ाऊंगा स्पेशली अबाउट फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। रैपिड रिव्यू के अंदर फार्माकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को समझाना इंतहाई लाजमी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। देखें, आप लोगों को तीन चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी। फार्माकोलॉजी के अंदर एक आप लोगों की सिस्टेमिक फार्मा है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। सिस्टेमिक फार्मा के अंदर लाइक सीवीएस के अंदर फार्मा है, फिर एंडोक्राइन है, जीआईटी है, रिस्पिरेटरी है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि व्हाट इज दी एएनएस फार्मा, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्मा। ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और आखिर में यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम एएमए फार्मा, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की फार्मा भी कहते हैं। ठीक है जी। देखिए, असल में हमारे पास दिन दो है और हमने पढ़ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एएनएस फार्मा है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी कोलिनर्जिक एजेंट। ठीक है जी। कि ऐसे ड्रग जो एसिटाइल कोलिन को एक्सासरबेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। कोलिनर्जिक के अंदर जो एसिटाइल कोलिन की लेवल को बढ़ाते हैं वो एगोनिस्ट होते हैं। और कुछ ड्रग ऐसे हैं जो एसिटाइल कोलिन की लेवल को कम करते हैं, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एड्रीनर्जिक हैं, तो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी होते हैं और एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट भी होते हैं। ठीक है जी। स्पेशली जो एंटागोनिस्ट है इसमें हम फिर अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एएनएस फार्मा है ये मैंने फर्स्ट एड से रिसेंटली एनआरई स्टेप वन वालों को पढ़ाए हैं। मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर है 20-20 मिनट के। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो फर्स्ट एड वाले लेक्चर्स है एएनएस वाले, ये मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। ठीक है जी। और ये जो एएमए फार्मा है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन सी बात है इसके अंदर हमने याद रखनी है। और सिस्टेमिक फार्मा के ऊपर हम अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि हम सीवेस फार्मा की तरफ आते हैं तो मैं आप लोगों को वो एरिया बताऊंगा। देखिए, पढ़ा तो आप लोगों ने सब कुछ है, बट आप लोगों को वो एरिया हाईलाइट करना जो एग्जाम के मुताबिक बहुत अहम है, उस पे हम बात करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जो सबसे फेवरेट टॉपिक है एनआरई स्टेप वन एग्जाम के अंदर, वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि फार्मा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे, तो फिर इसके लिए तो बहुत सारे दिन चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, चीज़ें ज़्यादा है। तो हम उन एरियाज के अंदर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। नम्स के अंदर जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को भी पता है कि अगर एक पेशेंट है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ले रहा है और साथ में उसको एज अ साइड इफेक्ट उस ड्रग की वजह से पेशेंट को ड्राई कफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड ड्राई कफ, एंड फेशियल स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड एंजियोएडिमा। तो ये दो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जिसको इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में ड्राई कफ और एंजियोएडिमा के सिम्टम्स आते हैं, प्लीज रिमेंबर द मोस्ट लाइकली एजेंट दे आर कॉल्ड एसीई इनहिबिटर। मैं वैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग अपने जाकर नोट से फिर देख सकते हैं। द क्लासिकल एग्जांपल इज कैप्टोप्रिल। ठीक है जी। फिर एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लेसिनोप्रिल, ये सारे जितने ड्रग्स हैं दे आर एसीई इनहिबिटर। ये एंजियोटेंसिन वन को टू में कन्वर्ट करने नहीं देते। तो एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ये ब्लॉक करता है, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रेडिकाइनिन है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो वेजोडाइलेशन लीड टू एंजियो एडिमा। दूसरी बात है कि कैप्टोप्रिल के अंदर सी का मतलब ये कफ कराता है और ए फॉर एंजियो एडिमा। बट रिमेंबर, एसीई इनहिबिटर हाईली हाईली कंट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी, ये हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर एसीई इनहिबिटर यूज करने के बाद पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कराते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड एआरबीस, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम वालसार्टन, टेलमिसार्टन एंड कैंडी साटन कहते हैं। ठीक है जी। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो बीपी को कम तो कर सकता है बट कैन कॉज गायनोकोमेस्टिया, ये क्या कराता है, गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया के साथ साथ सीरम पोटाशियम भी बढ़ाता है, तो हाइपर कैलेमिया कराता है। तो आप लोग बात से समझ गए होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रग
विच इज अ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसको हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस ड्रग के जरिए हम यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, पेशाब की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड और सोडियम बाहर निकले बॉडी के अंदर। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर बॉडी में फ्लूइड और सोडियम लेवल आप कम रखेंगे तो इससे बीपी कम हो जाती है। सो द ड्रग विच इज़ अ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट but can cause as a side effect gynecomastia and hyperkalemia. थिंक अबाउट स्पाइरुनोलैक्टोन, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरुनोलैक्टोन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। और यहाँ पे ड्रग इंड्यूस एसएलई, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बट इसकी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो वो एसएलई लाइक सिम्टम कराते हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस स्पेशली मेलर रेश कराती है या बटरफ्लाई रेश कराती है। इनमें से अगर एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पूछा जाए दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलेजिन। और फिर इसके बाद याद रखें यहाँ पे दैट इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल डोपा। और ये गायनी के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है स्पेशली इन प्रेगनेंसी, तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ द चॉइस है इट इज़ वेरी वेरी सेफ, दैट इज अल्फा मिथाइल डोपा। तो हाइड्रोलाजीन अल्फा मिथाइल डोपा। अगर हम एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात करें तो इसमें आइसोनियाजिड है जो ऐसे लीला एक सिम्टम कराता है। और अगर हम एंटी इरिथमिक मेडिकेशन की बात करें सो दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड, ठीक है जी। तो प्रोकेनामाइड इल आल्सो काज व्हाट आंसर इज एसेरिलैक सिम्टम। तो प्लीज याद रखें एसेरिलैक सिम्टम जो जो ड्रग्स कराते हैं सारे आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में मजीद बताने लगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम में आता है कि अगर एक फीमेल है उसको प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का मसला है जिसको हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी प्लस वो एक ऐसा एजेंट ले रही है फॉर एग्जांपल जिससे हम उसकी बीपी को लोअर करते हैं बट एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब ये है कि ऐसा ड्रग जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पे काम करे और इससे हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन नम्स के पेपर में स्पेशली बार बार पूछा जाता है कि ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन बताएं जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यूज होता है बट दोनों पे अल्फा बीटा दोनों पे काम करता है। सो द सेफ ड्रग दैट इज कॉल्ड लेबिटलॉल। लेबिटलॉल। और अगर एग्जाम के अंदर ये नहीं है तो फिर आंसर विल बी known as carvedilol, that is called carvedilol। सो लेबिटलॉल और कार्बिडोल दोनों ऐसे बीटा ब्लॉकर है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि एक्चुअली इसमें दो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। सो लेबिटलॉल और कार्बिटोलोल ये दोनों ऐसे ड्रग है दे एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर टू डिक्रीज द हाई ब्लड प्रेशर। दोनों को याद करने का तरीका क्या है, देखिए बी फॉर बोथ रिसेप्टर एक्टिविटी अल्फा एंड बीटा और सी फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कभी भी मिस नहीं होते। यू पीपल मस्ट नो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दी एग्जाम्स, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको जनाब हमारे पास एक ऐसा बीटा ब्लॉकर देना है जिसका शॉर्ट एक्टिंग हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। दूसरी बात याद रखें एंड यूज्ड इंट्रा ऑपरेटिवली। इसका मतलब यह है कि विद इन द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस दौरान अगर किसी का बीपी जो है वो बढ़ जाए तो ड्यूरिंग द ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसा बीटा ब्लॉकर बताना जो शॉर्ट एक्टिंग है और मतलब क्विक एक्शन करें, दैट इज कॉल्ड एस्मोलोल। ये वाहिद बीटा ब्लॉकर है जिसके अंदर वर्ड एस आता है, एस फॉर शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है मतलब ऐसा बीटा ब्लॉकर दैट रिजल्ट डिसलिपिडीमिया, अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ब्लड के अंदर लिपिड लेवल को डिरेंज कर सकता है, ठीक है जी। सो द बीटा ब्लॉकर विच कैन डिरेंज लिपिड लेवल इन द ब्लड दैट इज कॉल्ड मेटोप्रोलोल। इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज मेटोप्रोलोल। सो मेटोप्रोलोल वो बीटा ब्लॉकर है अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इट विल डिरेंज द लिपिड लेवल, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल, ठीक है जी। मैं उस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने आप लोगों को वैसे बताया कि फार्माकोलॉजी इज़ अ ह्यूज ह्यूज सब्जेक्ट
मतलब इसको पढ़ने के लिए मैं जब NRE 1 वालों को पढ़ाता हूँ, तकरीबन एक महीना में सिर्फ फार्माकोलॉजी पे लगाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है कि आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक्चुअली दिस इज अ सेल दैट इज कॉल्ड कार्डियक मायोसाइट। आप लोग इमेजिन करें, दिस इज अ सेल वी टेकन फ्रॉम द हार्ट मसल, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मायोसाइट। अब इस कार्डियक मायोसाइट के अंदर एक पंप लगा होता है। इस पंप के जरिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेल के अंदर से क्या जाते हैं, 3 सोडियम आउट जाते हैं, 3 सोडियम इज गोइंग आउट, और इसके बदले हम सेल को बाहर से क्या देते हैं, 2 पोटाशियम। सो दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटासियम ATPase पंप। इस पंप का नाम है, ये तो सबको पता होना चाहिए, सोडियम पोटासियम ATPase। इस पंप के जरिए क्या होता है कि सोडियम 3 बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। अब ये जो सोडियम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे बाहर सोडियम का लेवल बढ़ता है, तो फिर यहाँ पे इस सेल के अंदर दूसरे साइड पे ये सोडियम जो यहाँ से बाहर जाते हैं और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल बढ़ता है, तो ये सोडियम फिर वापस सेल को मिलता है, और इसके बदले जो हमारे पास सेल है वो क्या करता है, वो कैल्शियम को जनाब बाहर भेजता है। इसको कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के लिए सोडियम पोटाशियम पंप का रन होना ये लाजमी होता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम एक ऐसा ड्रग देंगे कि वो कार्डियक मायोसाइट के अंदर इस एरिया पे जाके क्या करे, इनहिबिशन करें, तो ऐसा ड्रग जो सोडियम पोटाशियम ATPase को क्या करे, इनहिबिट, तो फिर सोडियम बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो बाहर सोडियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम होगा तो इतना नहीं होगा कि वो हायर से लोअर की तरफ जाए, तो फिर कैल्शियम जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो कैल्शियम लेवल क्या होगा, ज्यादा। तो एनी ड्रग विच inhibit sodium potassium ATPase in the cardiac myocyte, दे विल इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, और जब इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ज्यादा होगी इट विल इंक्रीज द कंट्रेक्टिलिटी। तो ऐसा ड्रग जो कंट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ाए उसको पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट कहते हैं। एंड द कॉमन ड्रग इज कॉल्ड डीजोक्सिन। वो क्या है, डीजोक्सिन है, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डिजिटेलस एजेंट भी कहते हैं। डीजॉक्सिन इरिथमिया में यूज होता है, डीजॉक्सिन हार्ट फेलियर में यूज होता है। तो एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीजॉक्सिन दैट डायरेक्टली inhibit sodium potassium ATPase pump in the cardiac myocyte to increase calcium in the cell can cause cardiac contractility। तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स होता है। अब अगर आप डिजॉक्सिन ज्यादा देंगे तो फिर ये पोटाशियम जो अंदर आ रहा था वो नहीं आएगा, ये बाहर बढ़ता जाएगा। सो डीजॉक्सिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू हाइपरकेलेमिया। लेकिन अगर पहले से पोटाशियम कम है तो डीजॉक्सिन को काम करना आसान होगा। तो डीजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की रिस्क उनको ज़्यादा होती है जिनको हाइपोकेलेमिया होता है। तो डीजॉक्सिन टॉक्सिसिटी खुद जो है क्या कराती है, हाइपरकेलेमिया कराती है। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर दी मेन पॉइंट्स फॉर दी एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो NRE स्टेप 1 में आता है वो लिपिड लोअरिंग एजेंट से आता है। ये भी आप लोगों ने जाके थोड़ा सा रिवाइज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अंदर जो कॉमन ड्रग्स आते हैं दे आर कॉल्ड स्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोवास्टेटिन, ये सारे क्या है, स्टेटिन फैमिली। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इट इनहिबिट हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेस। और कभी कभार वो एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिंथेज देता है। नो, HMG को ए सिंथेज ये कीटोन बॉडी बनाने में हेल्प करती है, बट HMG को ए रिडक्टेज ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम करती है। तो ऐसा ड्रग जो HMG को ए रिडक्टेज को ब्लॉक करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करे वो सारे के सारे स्टेटिन है। बट ये ड्रग अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो फिर दे कैन काज टू थिंग। देखिए जिस एंजाइम पे काम करते हैं उस एंजाइम के नाम में इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स पड़े हैं। लाइक H से स्टार्ट होता है, सो दीज ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक। इसका मतलब यह है अगर इन ड्रग्स को हम ज्यादा यूज करेंगे लिमिट से कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी। और इसका आखिर वर्ड आर है, दैट इज कॉल्ड रेप्डोमायोलाइसिस। इसका मतलब यह है कि स्केलेटल मसल सेल की क्या करती है, लाइसिस करती है। ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों ने दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखना है, विच इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क इन द एग्जाम एज वेल। ठीक है जी। तो ये दो तीन चीजें हैं विच इज इम्पोर्टेंट। और ये ड्रग अगर हम कंबाइंड यूज करें, कंबाइंड दो एजेंट्स के साथ, दीज ड्रग कंबाइंड विद फाइब्रेट्स। अब जो फाइब्रेट्स है ये भी लिपिड लोअरिंग एजेंट है, और जो नियासिन है ये विटामिन B3 है,
ये भी लिपिड को कम करता है। इन दोनों चीज़ों के साथ अगर हम स्टेटिन एजेंट को कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो फिर रेब्डोमायोलाइसिस और हेपाटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। फिर ये जो नियासिन है, ये विटामिन B3 है। दिस इज द ओनली वाटर soluble विटामिन विच इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है जी। तो लिपिड लोअरिंग एजेंट में आप लोगों ने अब इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। अब इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो आप लोगों ने इसमें चीज़ याद रखनी है कि वो कौन सी पॉइंट है जो आप लोगों ने यहाँ से गेट करनी है, कि एक्चुअली ऐसा लिपिड लोअरिंग एजेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल स्टोन, जो क्या बना सकता है, गॉल स्टोन। जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बना सकते हैं उनका नाम है फाइब्रेट्स, देयर कार्ड ऑफ फाइब्रेट, ठीक है जी। सो फाइब्रेट में जिमी ब्रोजिल है, ठीक है जी। ये वो एजेंट है अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ व्हाट, गॉल स्टोन, ठीक है। फिर इसके बाद इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के ऊपर आती है, ठीक है। कौन सी, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। अब जो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है जी। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में कुछ ड्रग ऐसी होती है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, मतलब ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके मतलब क्या करते हैं, एरिथमिया को कंट्रोल। ऐसे ड्रग को हम कहते हैं क्लास 1 एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। फिर कुछ ड्रग ऐसी है जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, उनको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर। और ऐसे एजेंट जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके मतलब एंटी एरिथमिक एरिथमिया को कम करती है वो बीटा ब्लॉकर है। फिर पोटासियम चैनल ब्लॉकर, जो पोटासियम चैनल ब्लॉकर है, ऐसे ड्रग जो पोटासियम चैनल पे काम करके उनको ब्लॉक करके एरिथमिया को कंट्रोल करती है उनको हम क्या कहते हैं, क्लास 3 ड्रग इसको कहते हैं। और आखिर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फार्माकोलॉजी इज अ ह्यूज ह्यूज सब्जेक्ट एज फार यू पीपल आल्सो नो। इसमें सब आप लोग को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके जिसको हम क्लास 4 कहते हैं। ये जो क्लास 1 है इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक को हम कहते हैं क्लास 1A, दैट इज कॉल्ड क्लास 1A। फिर दूसरा है इसको हम कहते हैं क्लास 1B। और आखिर वाले को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास 1C। जो क्लास 1 है इसके अंदर एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड क्विनीन। ऐसा ड्रग जो मलेरिया में भी यूज हो जाए, इरिथमिया में भी यूज हो जाए, वो क्विनिडीन है या क्विनीन है, ठीक है जी। इसको हम क्विनीन या क्विनिडीन कहते हैं। फिर यहाँ पे एक और ड्रग है दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड, दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड। और एक है डाइसोपायरामिड। अब इन तीनों में से एक एमसीक्यूज आता है, द ड्रग यूज्ड फॉर इरिथमिया बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म मीन combination of tinnitus, ringing sensation इन द एयर, दैट इज वर्टिगो एंड हेडेक। सिंकोनिज्म क्विनीन कराता है, प्रोकेनामाइड एसिलिक सिम्टम कराती है, और डाइसोपेरामिड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर एडीमा करा सकती है। क्लास 1B के अंदर लाइडोकेन है जो एक लोकल एनेस्थेटिक भी है। और इसमें फेनिटाइन, फेनिटाइन एज अ ड्रग आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, ये हम सीजर में भी यूज करते हैं। इसका जो एमसीक्यूज आता है वीडियो पोस्ट करके लिखे, इट कैन काज जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ये गम्स हाइपरट्रोफी कराता है। क्लास 1C, हाँ, क्लास 1B आर द बेस्ट एंटी इरिथमिक आफ्टर पोस्ट एमआई इरिथमिया। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है हार्ट के अंदर, अगर एक पेशेंट है उसको एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है, उसके बाद अगर उनको इरिथमिया के लिए बेस्ट एजेंट देना चाहे, दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लास 1B। क्लास 1C के अंदर प्रोपाफिनोन है, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोपाफिनोन। इसके अंदर फ्लेसिनाइड है एटसेट्रा। ये कभी भी पोस्ट एमआई इरिथमिया के बाद नहीं देते, दे आर हाईली हाईली कंट्रा इंडिकेटेड। बीटा ब्लॉकर के ऊपर बात की है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर, इसको हम याद करते हैं एड्स के नाम पे, AIDS। ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अमायोडेरोन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमायोडेरोन कैन काज ओटो, ये ऑकुलर प्रॉब्लम कराती है, बिकॉज इट एक्ट एज हेप्टेन कैन काज विजुअल प्रॉब्लम। एंड अमायोडेरोन कैन आल्सो कॉज ऑटो इम्यून थायराइड डिसफंक्शन, ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों करा सकती है। और ये वाहिद टेस्ट है जो लाइपोफिलिक है। तो इस ड्रग से पहले हम LFT, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हम सारे करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद अमायोडेरोन अगर लॉन्ग रन में यूज की जाए
ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है। आई फॉर एट आई ब्यूटालाइड, डोफिटालाइड एंड सोटेलॉल, ठीक है जी। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डेल्टियाजम है, ठीक है जी, डेल्टियाजम एंड वेरापामिल। सो दीज आर द ड्रग विच एक्ट ऑन द कैल्शियम चैनल एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इरिथमियास। ये पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। देखिए इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फार्मा के जो मेन मेन टॉपिक है, एक तो इसके अंदर थायराइड ड्रग्स आप लोगों ने करने हैं, थायराइड ड्रग्स, ठीक है जी। स्पेशली जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है जो यूज होते हैं हाइपर थायराइडिज्म में। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हाइपर थायराइडिज्म में दो तरह के ड्रग है जो ज्यादा यूज होती है। एक का नाम है पीटीयू, प्रोफाइल थायोयूरासिल। दूसरे का नाम है मेथिमाजोल, ठीक है जी। मैंने एनआरई वन के अंदर जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें यह आता है कि अगर एक फीमेल है और वो हाइपर थायराइड है बट एट द सेम टाइम शी इज प्रेग्नेंट एज वेल, तो प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ड्रग ऑफ द चॉइस देते हैं फॉर हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज पीटीयू। तो हम किस में देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन अगर एक फीमेल है, उसको 5 मंथ प्रेगनेंसी है, 6 मंथ प्रेगनेंसी है, इसका मतलब यह है कि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इन दोनों के अंदर अगर फीमेल में बेस्ट एंटी थायराइड मेडिकेशन दे सकते हैं वो मेथिमाजोल है, ठीक है जी। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर एज ऑलवेज द ड्रग ऑफ चॉइस दैट विल बी लीवोथायरोक्सिन। वो क्या होनी चाहिए? लीवोथायरोक्सिन। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज कॉल्ड लीवोथायरोक्सिन, ठीक है जी। तो लीवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म। पीटीयू हेपेटोटॉक्सिक है। मेथिमाजोल अगर प्रेगनेंसी की पहली ट्राइमेस्टर में यूज हो जाए, इट कैन काज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इन क्यूटस एप्लेजिया। फिर इसके बाद डायबिटीज मलाइटिस की मैनेजमेंट है। अगर एक पेशेंट है उसको शुगर है तो मतलब ये है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। प्लीज आप लोगों ने बुक से जाके देखना है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कुछ इंसुलिन ऐसे हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग। तो एक लिस्ट है, एक टेबल है, वो आप लोगों ने जाके रिवाइज करना है और ये पढ़े कि लेस्प्रो, एस्पार्ट, ठीक है, ग्लूलिसिन ये शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। रेगुलर इंसुलिन जो हेमोलिन आर है शॉर्ट एक्टिंग है। एनपीएच जो न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्डोन है वो हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड दी इंटरमीडिएट एक्टिंग। और जो डेटिमर और ग्लार्गीन है वो हमारे पास क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, ठीक है जी। तो इंसुलिन की क्लासिफिकेशन जरूर देखें। इंसुलिन अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई इसके दो कॉमन साइड इफेक्ट बताए, वन इज हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल को कम तो करती है बट कभी कभार इंसुलिन लेने के बाद पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाए देन रूल्ड आउट हाइपोग्लाइसीमिया। और ये लिपिड लेवल को डिरेंज कर सकता है, दैट कैन काज लाइपोडिस्ट्रोफी। सो दीज आर द टू कॉमन साइड इफेक्ट फॉर इंसुलिन। फिर ओरल एजेंट्स भी होते हैं। ओरल एजेंट्स वो होते हैं जो ये भी ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। इसके अंदर जो आता है दैट इज कॉल्ड बिग विनाइट फैमिली। बिग विनाइट फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनआरई स्टेप वन। इसके अंदर जो पॉपुलर ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या है? ये एक ऐसा ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है कि अगर हम डोज से ज़्यादा भी करें इट डू नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया। ये हाई शुगर को लो कर सकता है बट नॉर्मल को मजीद लो नहीं करता। दैट इज़ वाई सेफ इन टाइप 2 डायबिटीज़। एग्जाम क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट है वो ओबीज है, मतलब प्लस ओबीज है, और उसमें जनाब टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये दो चीज़ अगर आ जाए, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ओबेसिटी ज़्यादातर लिंक करती है, तो ऐसा ड्रग जो वेट लॉस में भी काम करे और ग्लूकोज लेवल भी कम करे, दैट कॉल्ड मेटफॉर्मिन। सिर्फ तब नहीं दे सकते अगर किसी को रीनल डिसफंक्शन है, क्योंकि दिस ड्रग इटसेल्फ कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है जी। फिर इसके बाद सल्फोनाइल यूरिया है। अब जो सल्फोनाइल यूरिया है इसके बारे में दो फैक्ट आप लोगों ने याद रखने। इसमें जो ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइब्यूराइड है, ठीक है जी, टोल ब्यूटामाइड है। ये सारे के सारे जो ड्रग्स आते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी सल्फोनाइल यूरिया। दे एक्ट ऑन दी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, और ये वहां से इंसुलिन रिलीज को बढ़ाती हैं। और जहाँ पे इंसुलिन के जरिए हम शुगर को कम करते हैं तो ये भी क्या कराते हैं एंड साइड इफेक्ट, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया कराएंगे और दूसरी बात इंसुलिन इज वन ऑफ द एनाबोलिक हार्मोन। और जब एनाबोलिक हार्मोन की जिक्र आती है तो इट कैन आल्सो काज वेट गेन। तो एग्जाम में आता है कि ऐसे ओरल
हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स बताएं जो ग्लूकोज को इंसुलिन के जरिए कम करना चाहती है, दैट कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन। सल्फोनाइल यूरिया होता है। सल्फोनाइल यूरिया इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज वेल, ठीक है जी। फिर अगर हम ऐसा ड्रग देंगे जो डायबिटीज मलाइटस में यूज करते हैं, डायबिटीज मलाइटस के पेशेंट में यूज करते हैं, बट इंक्रीज रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इसका मतलब यह है कि वो ड्रग क्या करते हैं, वो बोन्स के अंदर फ्रैक्चर की चांसेस को बढ़ाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पायोग्लिटाजोन। वो कौन सी है? पायोग्लिटाजोन है, रोसीग्लिटाजोन है, ठीक है जी। मतलब ग्लिटाजोन फैमिली के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एक और क्वेश्चन आता है विच इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। दिस इज फॉर एग्जांपल द किडनी, और किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है विच आर द पेरेंकाइमल सेल्स ऑफ द किडनी, इसके अंदर एक पार्ट है पीसीटी, एंड दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? अब ग्रुप ऑफ कैपिलरी विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई, ठीक है, और यहाँ पे दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई। इस वजह से इस कैप्सूल को हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पीसीटी के अंदर से जहाँ से जो चीजें फिल्टर होती है उनमें से एक का नाम है सोडियम, ठीक है जी, और एक का नाम है ग्लूकोज, ठीक है। अब जो सोडियम और ग्लूकोज है ये क्या करते हैं? सोडियम और ग्लूकोज ये एक ही डायरेक्शन में पीसीटी के पार्ट से, ये एक ही ट्रांसपोर्टर से ये क्या होते हैं? रिब्जार। तो ऐसा यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरह लिखता हूँ, एस फॉर सोडियम, जी फॉर ग्लूकोज, ठीक है जी, जी एल फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इसके जरिए पीसीटी से दोनों चीजें फिल्टर होने के बाद वापस ब्लड में जाती हैं। अगर एक पेशेंट है उसका पहले से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है? ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश करेंगे। इसका तरीका यह है कि हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को क्या करें? इनहिबिट। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक लगाएंगे तो फिर ग्लूकोज वापस नहीं जाएगी, ये यूरिन में जाएगी, तो ग्लूकोज यूरिया होगा। और अगर ये ग्लूकोज वापस ब्लड में नहीं जाएगी तो मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा ड्रग जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पे काम करे इन द पीसीटी विच इनहिबिट सोडियम ग्लूकोज लेवल एंड दे इनहिबिट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, दैट इज कॉल्ड एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है, एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड डेफाग्लिफ्लोजिन, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल फ्लोजिन फैमिली, दैट इज कॉल्ड डेफाग्लिफ्लोजिन। तो एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेफाग्लिफ्लोजिन ये भी वो ड्रग है जिससे हम शुगर को ब्लड के अंदर कम कर सकते हैं, बट दे इनहिबिट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इन दी पीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो आई थिंक यू पीपल एंजॉयड द टॉपिक। सी यू विद अनदर टॉपिक वेरी सून। अल्लाह हाफिज।